जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और आज का जो क्लास है वो पार्ट 2 है, और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाके देखिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिसमें आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं विथ नोट्स। और आप चाहे तो उसे आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या तो पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको पहले ही बता दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि चैप्टर 2 है, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 7 नंबर पूछता है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे रहिएगा तो क्या आपको पार्ट 2 में समझ में आएगा? तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो पहले पार्ट 1 देखिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और जितना भी हम आगे आपको पढ़ाए हैं या और आगे पढ़ाएंगे, और या जितना पढ़ाए हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी, और एक और बुक है जिसका नाम है एसपीपीटी बुक, जो उससे हम आपको अच्छे तरह से निचोड़ लाकर आप सबको अच्छे से समझाते हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और फिर से एक बार और बता देते हैं कि चैप्टर 1 जो है ना, उसे आप 100% पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर आपके चैप्टर 1 से पूछता है। तो जरूर है, अगर अच्छे से याद किए रहिएगा, सब्जेक्टिव, नोट्स और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चीज पढ़े रहिएगा, तो 10 से 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार है। आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, या तो उसका भी लिंक जो है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का 1 से लेके 15 चैप्टर तक, क्या है, हिस्ट्री का 1 से लेके 15 चैप्टर या आगे जो भी मिक्सर है, उन सभी का टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार है। क्योंकि यहाँ पर जो हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। लेकिन वही बात करें पेड ग्रुप वाले बच्चों के लिए, तो पेड ग्रुप में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो उनको बेनिफिट क्या क्या है? उसे नोट्स मिल जाते हैं, सब्जेक्टिव मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, मॉडल पेपर मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज का मतलब समझ सकते हैं कि A to Z मिलेगा, जिसे आप प्रिंट करा के भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। कितना रुपया लगेगा वो आपको हम कॉल पे बताएंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट चैप्टर 2 का जरूर दीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। और ये सब हम आपको अच्छे से समझा दिए थे कि ग्रामीण सभ्यता था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। इन सब के बारे में हम आपको अच्छे से बताए हुए थे, राइट? देखिए, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे कि कितने पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको जरूर बोलेंगे कि पार्ट 1 जो है ना, वो भी आपको देखना 100% जरूरी है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। इस तरह से, जैसे अर्थशास्त्र लेखक कौन है? कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है। तो ये सब हम आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, तो पहले वो वीडियो आप सब देख लीजिए, तब आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? हम पहले आपको बता देते हैं, ये मगध साम्राज्य, जिसमें बिंबिसार के बारे में बता दिए थे। और बिंबिसार को क्या क्या था? मार दिया था। कौन? इसका बेटा, पुत्र अजातशत्रु। क्या क्या था? इसे पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। क्या कहा जाता है? पिता की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है, ठीक है? कोई बुक में लिखा गया था। अब आपको आज पढ़ना है उदयन, शिशुनाग और नंदवंश। उसके बाद फिर आपका मौर्य वंश शुरू हो जाता है। फिर आगे आपको धीरे धीरे और आगे पढ़ते हुए चलना है, लेकिन आज का जो क्लास है उसमें पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो देखिए, उदयन है, तो उदयन के बारे में पढ़ेंगे। तो उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। देखिए, ये जो है ना, इसमें क्या हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं मौर्य मगध साम्राज्य में जो देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता था? पिता की हत्या कर देता था। ये गलत बात है क्या? गलत बात है? आप बोलेगा सर बहुत गलत बात है। पिता की हत्या करना जरूरी नहीं है गद्दी के लिए, ये शासन के सिंहासन के लिए ही करते थे, ठीक है? सिंहासन प्राप्त किया कौन? उदयन। उसने गंगा, सोन एवं पुनपुन, गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। इसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों,
इसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आपको ला सकता है। आपको पूछेगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। किस नदी के किनारे, गंगा, सोन, पुनपुन। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, याद हो गया होगा। और जैसे देखिए बिंबिसार ने क्या किया, ये सॉरी अजात शत्रु ने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या की। और बिंबिसार ने उदय ने इस प्रकार अजात शत्रु की हत्या कर दिया। इस प्रकार सिंहासन, पता चलता है कि कर्म जो फल जो मिलता है वो इसी जन्म में मिल जाता है। अब आपका शिशुनाग वंश आ गया। शिशुनाग वंश हर्यक वंश के अंतिम एवं कमजोर शासक थे। ये जो शिशुनाग जो देख रहे हैं ना, वो सबसे कमजोर शासक थे। क्या थे, सबसे कमजोर। शिशुनाग हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो ये देखिए आपको शुरू में ही बता दिए थे, ये हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार है, जैसे मगध के नाम से भी आप तो जानते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि हर्यक वंश में जो सबसे अंतिम और कमजोर शासक कौन था, तो ये शिशुनाग था, ठीक है। नाग दशक को पंजीकृत कर शिशुनाग नामक अमात्य ने मगध में शिशुनाग की वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, परंतु उसके पुत्र कालाशुक ने राजा बनने के पश्चात पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशुक के समय में ही हुई थी। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछा जा सकता है कि द्वितीय, और पूछा भी गया है बहुत बार है, पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशुक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कालाशुक के शासनकाल में, ठीक है। अब याद रखिएगा, ज्यादा यही इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद आपका जो आता है नंद वंश आता है। यहाँ पर क्या करा है, महापद्म नंद ने शिशु नाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की। ये जो नंद वंश देख रहे हैं, ये शिशुनाग को भी जस्ट हम आपको बोले थे कि क्या था, ये कमजोर था। क्या था, सबसे कमजोर शासक था। किसमें, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का क्या था, सबसे कमजोर शासक था। और इसको क्या किया, मार दिया। कौन कौन मार दिया, महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने क्या किया, मार दिया। अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना कर दिया। मगध में क्या किया, नंद वंश की स्थापना कर दी। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। किसके, इसी के, नंद वंश के, ठीक है। सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात यहाँ अव्यवस्था फैल गई एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसमें बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक शब्द बोला है, घनानंद जो है ना, बहुत ही उसका घमंड आ जाता है। तो वो जो है ना, ये क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त जो चाणक्य देख रहे, इसको बेइज्जती करके बिलगा देता है। ये सब कब पढ़िएगा आप, जब 12th क्लास आप पास कर दिएगा, उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा हिस्ट्री को। तो अभी क्या है, आपको एग्जाम लेवल पे हम पढ़ा रहे, नहीं ये ऐसा नहीं कि कॉम्पिटेटिव पढ़ा रहे हैं, एकदम निचोर में चल जाए, तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितना सिलेबस के लिए होना चाहिए हम उतना अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो है मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है। मौर्य साम्राज्य से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपके पूछ ही लेते हैं। देखिए स्रोत, साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण एवं बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य का इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत ही जबरदस्त इसमें शब्द बोला गया है कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र कि अर्थशास्त्र किसका है, तो कौटिल्य का है, विष्णुगुप्त का है, चाणक्य का है। और एक है मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता कौन है, विशाखा दत्त। ये आपके VVI है, जरूर याद कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ। और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इन दोनों सब से क्या होती है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई दो अच्छी या बुरी आदत बता रहा है, या कुछ ही ना किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछ लेगा। वैसे हम आपको सब्जेक्टिव अच्छे से जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य जिसका जो शासन काल था 322 से लेके 298 ईसा पूर्व, ये भी आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था क्या था, 322 से 298 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य वंश के संस्थापक था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, फटाफट कमेंट करके बताइए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो आप बोलिएगा सर चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश को विनाश करके किया गया था। क्या किया गया था,
नंद वंश जो है उसको क्या किया गया था, विनाश कर दिया था या मार दिया था, एक तरह से कह सकते हैं। उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया। कौन किया? ये जो चंद्रगुप्त जो मौर्य देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें पॉइंट है। ठीक है, जब आप 12th के बाद पढ़िएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इस सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के साथ। तो ये हार जाता है। क्या होता है? ये हार जाता है। तो विजय किसकी होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो वो क्या करती है, इसकी एक पुत्री थी। क्या थी? इसकी पुत्री थी। इसका नाम क्या था? हेलेना था। याद रखिएगा, हेलेना के साथ विवाह कर लेता है और सेल्यूकस को अपने, मान लीजिए कोई अपने दामाद को ऐसे करेगा नहीं ना, मारपीट करेगा, तो इसीलिए उनसे शादी कर लेता है। तो एक फिर बाद में क्या करता है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है कि सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। या तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था? तो हेलेना से विवाह किया था। अगर आप इतना समझ गए तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। कौन भेजे थे? सेल्यूकस भेजे थे। कहाँ पर? हेलेना के साथ भेजे हुए थे मेगास्थनीज को। और उन्होंने क्या क्या, एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है इंडिका, जो एक राजदूत थे। मेगास्थनीज कौन थे? राजदूत थे। कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे। ये भी आप याद रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। किसकी की? अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली एवं 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर सल्लेखन उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। कौन? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य ही कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया? भद्रबाहु से शिक्षा लिया। ठीक है, और किसके? जैन धर्म की। और जैन धर्म में आपको पता होगा सल्लेखन विधि चलता है। क्या चलता है? सल्लेखन विधि। मतलब कि उसमें 10-15 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं है, और ऐसा ही आपको त्याग हो जाएगा शरीर का, तब आपको कुछ ना कुछ मिल पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए, हम आपको पहले बोले हुए थे कि एक था बिंबिसार, सॉरी सॉरी, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, और एक है बिंदुसार। यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे सबको कि बिंदुसार बिंबिसार में क्या अंतर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बिंदुसार जिसे अमित्र घात, इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त के मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र बिंबिसार, यहाँ बिंबिसार नहीं होगा, बिंदुसार होगा, राजा बना। कौन बना? बिंदुसार राजा बना। उसने 25 वर्ष तक राज्य किया। बिंदुसार के कुल 3 पुत्र थे, अशोक, सुसीम, विता, विथ शोका। देखिए, अब इसमें एक शब्द बोला गया है। ठीक है, इसमें एक शब्द बोला गया है कि यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है नॉलेज के लिए। ये जो बिंदुसार देख रहे हैं ना, वो कोई कार्य नहीं किए, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं किए है। ठीक है, और ये जो अशोक है ना, वो बहुत ही अच्छा कार्य किए। और प्लस में चंद्रगुप्त ने भी बहुत ही अच्छा कार्य किए है। तो इसमें एक शब्द बोला गया है कि ये जो चंद्रगुप्त का पुत्र क्या है? चंद्रगुप्त का पुत्र और अशोक का पिता क्या है? चंद्रगुप्त का पुत्र और अशोक का पिता। देखिए, बीच में आया है तो इसका नाम इसीलिए प्रसिद्ध हो गया है। चंद्रगुप्त का पुत्र है और अशोक का पिता है। अशोक का पिता कौन है? तो बिंदुसार है। तो अशोक भी बहुत अच्छा कार्य वगैरह किए हुए थे, इसीलिए ये कुछ कार्य नहीं कर पाए। कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार एक तरह से निकम्मा कह सकते हैं, ये था। चलिए, अब आगे बात करते हैं अशोक प्रियदर्शी, जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं कर सकते हैं, बट आपके 80% उम्मीद मानिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव 100% में से 80% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। जैसे बिंदुसार जो है उसका शासन मृत्यु हो गया, उसके बाद कौन बना? अशोक बना। ठीक है, वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कौन सा शासक था? तीसरा। पहले आपका कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा कौन था? बिंदुसार था। तीसरा कौन था? अशोक था। ठीक है, अपने पिता के शासन काल में वह उज्जैन तथा तक्षशिला का शासन रह चुका था। मतलब कि जब उसके पिता जीवित थे या जिंदा थे, तब वो क्या, कौन? अशोक उज्जैन और तक्षशिला में क्या किए थे? शासन कर रहे थे।
देवी तिस्रक्षिता, कारुवाकी, अंशदी मित्रा एवं पद्मावती आदि अशोक की पत्नियां थी। अब देखिए अशोक की भी पत्नियां कितनी थी, दो तीन पत्नियां थी, बहुत जबरदस्त वाला बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अशोक की एक पत्नी, दो, तीन, चार, जिसमें से सबसे फेमस पद्मावती थी। कौन थी? सबसे फेमस कौन थी? पद्मावती थी। ठीक है, याद रखिएगा। देवी से उत्पन्न महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थी। मतलब ये कौन थी? देवी। देवी एक देवी भी थी ना, हाँ, या देवी, देखिए या देवी है। देवी जो थी अशोक की पत्नी थी। कौन थी? देवी जो कही थी अशोक की पत्नी थी, और इसके द्वारा मतलब कि इन्होंने क्या किया, महेंद्र और संघमित्रा को जन्म दिया। ठीक है, एक पुत्र था, एक पुत्री था। अशोक के 13 शिलालेख से पता चलता है, 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की है। कौन की है? कलिंग पर। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए हैं। इसीलिए अशोक शस्त्र ग्रहण करने की प्रतीक्षा ले ली और धर्म प्रचार करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि ये जो अशोक है ना, अशोक क्या कहते हैं, ये पहले तलवारबाजी में बहुत एक्सपर्ट था, मारपीट करने में एकदम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। लेकिन क्या हुआ, जब कलिंग युद्ध हुआ जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको पता होगा, इसमें क्या हुआ था, इसमें 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। बंदी समझते हैं ना, कि कारखाना वगैरह में बंद कर दिया था, और 1 लाख से अधिक लोग वो मारे गए। तो ये देखकर अशोक के मन में भावुक सा हो गया, और उन्होंने क्या किया, शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतीक्षा ले ली और वो बोल दिए कि हम आज से ये नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर अस्त्र की जगह धर्म अपना लिया, जिसमें बौद्ध धर्म को अपना लिया, एक तरह से कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है। अशोक का धर्म, अशोक का धर्म क्या क्या था, इसके बारे में समझिए। अशोक अपने धर्म एवं उसके प्रचार के कारण ही अशोक न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। अशोक ने मानव को जीने का कुछ नियम बताया। देखिए ये जो अशोक है वो धर्म से क्या है, धर्म से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जितना ये युद्ध से नहीं हुए थे, क्या है, ये युद्ध से नहीं हुए थे, जितना क्या किए, वो धर्म से प्रसिद्ध हो गए। और उनके द्वारा कोई चीज बोला गया है कि प्राणियों की हत्या नहीं करना, जैसे मुर्गा हो गया, बकरी हो गया, खसी हो गया, ये सब क्या है, हाँ, पक्षी पक्षी कोई भी चीज ले सकते हैं, उसकी हत्या नहीं करना है। ठीक है, माता पिता की सेवा करना। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा रखा गया है। वृद्धों की सेवा करना, जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जो बच्चे, अगर मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमारा सम्मान नहीं करें, या किसी और भी टीचर का सम्मान नहीं करें, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब पति पत्नी जो भी दोस्त वगैरह, इन सब से क्या करना चाहिए, अच्छा सा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, अल्प व्यय एवं अल्प संचय, सादगी पूर्ण जीवन, मतलब सादा सादा जीवन रहना चाहिए। तो ये कुछ नियम बोले हैं। कौन? तो ये आपके अशोक जी बोले हैं। कब? जब वो युद्ध में जो है शस्त्र को त्याग दिए, तब कलिंग युद्ध के उपरांत। और इसके कारण ही अशोक मारा भी गया, मतलब कि इसका साम्राज्य धीरे धीरे खराब होता भी चला गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अशोक के धर्म प्रचार हेतु उपाय। देखिए थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, लेकिन इसी क्लास में आपको पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा लंबा क्लास लेना बहुत उचित नहीं होता है। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैप्टर 1 का टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्योंकि टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपका तैयारी और अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अशोक धर्म प्रचार के लिए तन मन धन से कार्य करता था। अब देखिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर कोई कार्य हो, जैसे अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करते हैं, तन पूरा लगा देते हैं, मन से पढ़ते, और धन, धन मतलब कि पैसा, जो कि आप पेड ग्रुप ज्वाइन किए, कॉपी वगैरह खरीदे, तो उन सभी से आप पढ़ाई करते हैं। उसी तरह ये जो अशोक है, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तन मन धन से कार्य करना स्टार्ट कर दिया, तथा वह बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाता है। मतलब कि ये जो बौद्ध धर्म को क्या किया, पूरी एशिया में फैला दिया। साथ ही साथ अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को भी श्रीलंका भेजता है। यहाँ पर एक पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संघमित्रा अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका में। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। इस तरह बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया जाता है। राजबली पांडे ने उचित ही लिखा है,
वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपस्थित नहीं है। देखिए, अगर आज के जमाना में जो कार्य होता है तो राजनीतिक मुद्दा पे बहुत ज्यादा होता है। कोई भी चीज हो तो राजनीतिक मुद्दा में बहुत ज्यादा होता है, जो कि अशोक ऐसा नहीं था। वो राजनीतिक मुद्दे को छोड़ते हुए अपना सीधा सीधा कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अशोक के अभिलेख क्या है। तो अभी तक अशोक की कुल 40 अभिलेख मिले हैं। वीवीआई पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। कितने मिले हैं? 40 मिले हैं, जो भारत के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। और जो कि भारत के क्या है, जैसे यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, मतलब 70 क्या है, बिखरे हुए हैं। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। बिल्कुल सही बात है। अशोक के अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित है, जिसमें 14 शिलालेख है और स्तंभ लेख 6 है और गुहा लेख 3 है। ठीक है, याद रखिएगा। 14, 26, 23 है ना, और इसमें 40 है। अभिलेख अलग होगा इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्या कह जाता था? यह जो लिपि है वो दाएं से लेके बाएं लिखाई जाती थी। ये आपको याद रखना है। यह लिपि जो थी कहाँ से लिखी लिखी जाती थी? थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेट कीजिएगा अभी। चलिए अब आगे बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन वगैरह कट गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बाएं मतलब कि ये हो गया, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारतीय भाषाओं में उपयुक्त होने वाले लिपियों में मूल है। ब्राह्मी लिपि जैसे आपको ब्राह्मण जैसे कुछ हो गया, ये वेद व्यास महाभारत ये सब की लिपि में इसी सब का उपयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि से हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु एवं आदि भाषाओं की लिपियां का विकास हुआ है। किसे? ब्राह्मी लिपि से। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अच्छा, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस। यहाँ तक ये जो अशोक है, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ही ने ही पढ़ा था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, मौर्य प्रशासन ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है। मौर्य प्रशासन 4 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय, और एक होता है प्रांतीय शासन, और दूसरा नगर शासन, और तीसरा ग्राम शासन। नगर और ग्राम में पता ही होगा, प्रांतीय भी पता होगा आपको, केंद्रीय भी पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातों पर। थोड़ा सा और क्लास बचा हुआ है, जस्ट अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट और दीजिए, उसके बाद आपका क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या करा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या है? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले इसमें आता है कृषि। तो यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कौन? मौर्यकालीन। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। क्या क्या था? ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी वेरी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का क्या किया था? मरम्मत, निर्माण कराया था, या मरम्मत कराया था, निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। कृषि के लिए सिंचाई करने की व्यवस्था थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ये जो मौर्यकालीन जो लोग थे वो क्या करते थे? कृषि करते थे, और यहाँ का प्रधान था, मतलब कि मुख्य जो था वो क्या था? कृषि था। साथ ही साथ वो पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछता कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका निर्माण कराया था, ये पूछता है कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन ने कराया था। ये भी आपको आगे पूछा जा सकता है। व्यापार में क्या करा कि अंतरिक्ष एवं ब्राह्मण ब्राह्मण दोनों व्यापार प्रचलित है। सीरिया, मिस्र सभी देश के साथ समुद्र मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य से। उद्योग में जो है कपड़ा उद्योग प्रमुख उद्योग था। कौटिल्य के अनुसार वस्त्र उद्योग के केंद्र शासी केंद्र काशी, वात्स्य, मदुरा और बेंगी में थे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। सिक्के में जो है बुद्ध काल में आह थे। कौन से हैं? बुद्ध काल में कौन से सिक्के चले थे? तो आह, जिसे क्या कहता है? पंचमार्क सिक्के चलते थे। मौर्य काल में चलने वाले सिक्के स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के और लोहे के सिक्के कहलाते थे। टकसाल का अध्यक्ष अन्य अध्यक्ष था
ये सॉरी लक्षणाध्यक्ष एवं सिक्के के साथ साथ वस्तु विनिमय भी प्रचलित है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये है, आहत क्या है, ये पंचमार्क है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टकसाल के रचयिता कौन है, तो लक्षणा अध्यक्ष है। कौन है, लक्षणा अध्यक्ष है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए शुंग वंश क्या है, शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ को मारकर उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र में वीर योद्धा, योग्य सेनापति, चतुर कूटनीतिज्ञ तथा एक महान शासक था। यह जात से ब्राह्मण थे। इसने 36 वर्ष तक शासन किया। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त कर सातवाहन वंश के सुमुख ने मगध की राजसत्ता अपने हाथ में ले ली। देखिए सबसे पहले क्या था, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदर्थ थे। और बृहदर्थ के जो सेनापति कौन थे, पुष्यमित्र सिंह थे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा हम ये आपको बताते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बृहदर्थ के सेनापति का नाम क्या था, तो पुष्यमित्र सिंह ने। और बृहदर्थ को किसने मारा था, तो पुष्यमित्र सिंह उसके सेनापति ने ही उसे मार दिया था। और उसके बाद क्या क्या था, शुंग वंश की स्थापना की। कौन थे, और ये जो पुष्यमित्र जो थे वो वीर योद्धा थे, योग्य सेनापति थे, चतुर कूटनीतिज्ञ, नहीं होता कि मारपीट करवा देता है, ऐसा ऐसा बानी बोलकर ये थे, तथा एक महान शासक था। और इन्हें मौका देखा और उन्होंने क्या क्या, बृहदर्थ को मार दिया, क्योंकि बृहदर्थ कमजोर था इसलिए। यह जात से ब्राह्मण था, कौन, ये शुंग वंश। इसने 36 वर्ष तक शासन किया। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त करके सातवाहन वंश के सिमुख की स्थापना कर दिया। और ठीक है, आगे चलिए आपके बताएंगे सातवाहन के बारे में। इंडो ग्रीक जिसे हिंद यूनानी बोला जाता है। आगे देखिए क्या करा है, भारत पर आक्रमण करने वाला भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम शासक डेमेट्रियस, कौन है, डेमेट्रियस था, जिसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीता था। उसने अपने क्या करा, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, कठियावाड़, सिंधु, राजपुताना तथा मथुरा तक किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक को ही जाता है। अब आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्के किसने सबसे पहले जारी किए थे, तो इंडो ग्रीक ने ही किया था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपसे बोले हुए थे पहले कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, रुद्रदामन ने। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील की निर्माण कराया था और इसका निर्माण कराया था। और इसकी मरम्मत किसने कराई थी, तो ये कह सकते हैं विनिर्माण किसने कराई थी, तो रुद्रदामन ने। एक और किए थे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट 2-3 किए थे, ठीक है। सातवाहन क्या करा है कि सातवाहन आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या करा है, यह विदेशी न होकर स्वदेशी मुल्क थे। स्वदेशी मतलब गांव देहात के कह सकते थे, ये तरह से। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में की थी। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सिमुक ने की थी। किसको मारकर, सुशर्मा को मारकर, ठीक है। संभवतः इनके समय माता का विशेष महत्व था, इसीलिए सभी शासकों के नाम के आगे माता का नाम मिलता है। मतलब नहीं होता है जैसे मेरा ही नाम कुंदन हो गया, ठीक है, और इसके आगे माता का नाम होता है, जो भी नाम हो उसी तरह से। तो उस समय ये प्रचलित था, ठीक है। सातवाहन काल के राजा कई अभिलेख स्थापित किए जो इनके इतिहास पर प्रकाश डालती है। मतलब कि एक सतकर्णी प्रथम थी, गौतमी पुत्र सतकर्णी थी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये तीनों के तीनों सातवाहन वंश के विशेष स्त्री थी, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल अकड विशेष था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर कहाँ थी, पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था, जो 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा सम्राट बना एवं 101 ईसा तक शासन किया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में ही हुई थी। चलिए इसमें हम आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ठीक है। चलिए
आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि कनिष्क का राज्यारोहण क्या था, तो 78 ईसा पूर्व, ये बता दीजिए 78 पूछेगा। और चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके, कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं लेगा, कश्मीर, ठीक है, ऐसे कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य क्या है, गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा, 320 ईस्वी में क्या क्या था, उन्होंने गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी क्या किया, इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह कर लिया। कौन, ये जो था चंद्रगुप्त, जो कि इसके स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने क्या किया, सॉरी यहाँ पर हम फिर से समझाते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और उन्होंने 320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा और इन्हें लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह कर लिया। क्या क्या, लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह कर लिया। कौन, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने कर लिया था, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, याद रखिएगा। ये मत समझिएगा कि चंद्रगुप्त है तो इसका अलग हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें मौर्य लगने से क्या हो गया, ये मौर्य काल का गया, और चंद्रगुप्त सीधे है तो ये अलग है, ये गुप्त काल का आ गया है, ठीक है। देखिए उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। किसके, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त, जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्ती के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विषयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, मतलब कि इन्होंने क्या किया, 12 शासकों को पराजित कर दिया और 9 शासकों के मारपीट के बराबर कर दिया, जैसे हम समझ सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि ये जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान निवास करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपका क्लास खत्म होने वाली है, जस्ट अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी राजकुमार कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने, और इसका जो प्रथम छात्र भी वही था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या आती है, ग्राम होती है। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण ग्रामीण कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। अब यहाँ पर है कला एवं स्थापत्य, ठीक है, आर्ट एंड आर्टिस्ट। चलिए देखिए, गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य का अत्यधिक विकास हुआ। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित है। हिरन का विष्णु मंदिर सागरे, जो कि मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पर्वती मंदिर जयगढ़ मध्य प्रदेश में है। भुमरा भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दसव दसव दशावतार मंदिर है, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ये सारा का सारा मंदिर का नाम है, ये ज्यादा आप याद कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम पूरा नोट्स देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हम आपको चैप्टर 1 का टेस्ट देने का बताते हैं कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सिंपली आपको गूगल पे आना है। क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। क्या करना है, सर्च मेरे प्यारे बच्चों, गूगल पे आना है और आपको गूगल पे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है। और उसके जस्ट नीचे आइएगा तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार दिखाई देगा, या तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दिखाएगा। तो हम सीधे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि मान लीजिए मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश जो भी पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है,
तो ज्योग्राफी पे जो भी जैसे चैप्टर 1 पढ़ना है तो चैप्टर 1 पे कंप्लीट करेंगे। तो जो जो आपको पढ़ना है वो सारा चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है। देखिए साइकोलॉजी का जो है ना 9 चैप्टर तक कंप्लीट, जैसे 9वां चैप्टर आपको पढ़ना है तो 9वां चैप्टर भी डाला हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला हुआ है। तो सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव फ्री कर दिए हैं। यहाँ पर बात करें हिस्ट्री का, हिस्ट्री का अगर आप 5वां चैप्टर भी पढ़ना चाहे तो 5वां चौथा चैप्टर पढ़ सकते हैं। जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है और ऑनलाइन टेस्ट भी देना है तो आप इजीली टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां पर भी आप क्लिक करके दे सकते हैं। ये टेस्ट दे दीजिए, बातचीत हो गया। जैसे हिस्ट्री का टेस्ट देना चाहते चैप्टर 1 का, देखिए क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर का 1 है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो 286 बच्चों ने क्या किया है, टेस्ट दिया है। तो आप भी जाके दे सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि पेड ग्रुप ज्वाइन करे तो उसको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे कॉल या फोन पे नंबर से ज्वाइन करके आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, अब आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।